नेचर के होते हैं। अभी कुछ जो कंफ्यूजिंग आइटम है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो आइटम आते हैं जो रेवेन्यू नेचर के या रिकरिंग नेचर के होते हैं। अभी कुछ जो कंफ्यूजिंग आइटम है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बार करके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो बिजनेस है, जो एनपीओज है, वो उसका एडवांटेज गेट करता है। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस तरह की जो चीजें हैं वो एक बार खरीदी और एक से ज्यादा साल वन अकाउंटिंग मोर उसका यूज होता है, इसलिए उन्हें बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करते हैं, किसमें शो करते हैं, बैलेंस शीट। रेवेन्यू नेचर के वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार किए जाते हैं और जिनका कंजम्पशन एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हो जाता है। रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, सैलरी पेड, तो कुछ भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए की जा रही है और पीरियड में आपने जो फैसिलिटी है या जो भी सर्विस है वो कंज्यूम कर ली, वो खत्म, उसको आप नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जा सकते, एक्सेप्ट सम केसेस जैसे आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस किया है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू नेचर की। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो उसमें से लास्ट नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रीपेड मिलता है उससे क्या कर देते हैं, माइनस, वो वहां पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। बट ये सब जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स है उनको रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहते हैं, रिपीटेड नेचर के एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इन्हीं एक्सपेंडिचर को हम कहाँ शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो कैपिटल नेचर के स्पेसिफिक है, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक जिनका एडवांटेज गेट करते हैं, उनको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट भी क्या होती है, रिपीटेड नेचर की, यानी कि रिकरिंग नेचर के जो आपको रिसिप्ट है, एनपीओ में जो चीजें बार बार मिलती है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, चंदा है, डोनेशन है, मेंबरशिप फीस है, कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है एनपीओ के नाम से, उसका रेंट रिसीव्ड हो रहा है, या कुछ भी जो भी इनकम रिकरिंग नेचर की है वो कहाँ आएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट में। और ये इनकम को कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। एंड देन कैपिटल रिसिप्ट जो वंस इन अ वाइल मिलती है, कभी कभी मिलती है, रोज नहीं मिलती, वो है कैपिटल रिसिप्ट, जिनको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार मिलती है लाइफ में, रिकरिंग नेचर की इसको एज्यूम नहीं किया जाता, इवन दो इसको लेके डिस्प्यूट है कि भाई एक मेंबर लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार देता है, लेकिन मेंबर तो बार बार जुड़ते जाते हैं एनपीओस के साथ, तो ये भी एक तरह से रिकरिंग होना चाहिए। लेकिन टिल नाउ अभी इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैपिटल नेचर का ये मान के जाता है कि एक मेंबर एक ही बार फीस दे रहा है, बार बार रिकरिंग नेचर की नहीं है ये, तो इसको इसलिए कैपिटल नेचर का मान के बैलेंस शीट में शो करते हैं। स्टिल इसके ऊपर बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे टीचर्स का भी डिस्प्यूट रहता है, या स्टूडेंट्स भी कई बार कंफ्यूज होते हैं, बट आप ये ध्यान रखिए अभी ट्रीटमेंट जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी यही है कि लाइफ में एक बार फीस देनी है, इसलिए ये नॉन रिकरिंग नेचर की है, बैलेंस शीट में शो करेंगे। देन कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कॉर्पस डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन जिसका स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिली है तो वो कैपिटल है। अगर डोनेशन वर्ड लिखा है या जनरल डोनेशन लिखा है तो वो क्या है, आपकी रेवेन्यू नेचर की। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है डोनेशन, उसके लिए पर्पस भी लिखा हुआ है कि डोनेशन किस लिए है, तो वो कैसी है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि पर्पस के लिए कभी कभी मिलती है, वैसे नॉर्मली डोनेशन रिकरिंग नेचर की हो जाती है। कोई फर्नीचर फंड मिला है कि भाई इस फंड से, इस पैसे से सिर्फ आप फर्नीचर ही खरीद सकते हो, तो वो रिसिप्ट कैसी है, कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई रिसिप्ट गेट होती है तो वो कैसी है, कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पोस्ट करनी है, बैलेंस शीट में, आपको इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट नहीं करना। नेक्स्ट वन,
फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, एज आई टोल्ड यू कि क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें ओपनिंग फंड की जरूरत होती है, कैपिटल फंड की जरूरत होती है, उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो जो भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है एसेट एंड लाइबिलिटी के, उनको पोस्ट कर देते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आपके पास एसेट साइड का आइटम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक तरह की क्या होती है, एक्रूड इनकम, क्योंकि ये एक ड्यू हो चुकी है इनकम लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो ये जब तक रिसीव नहीं होती क्या रहती है, एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, करंट एसेट। तो जितनी एसेट है उसको एसेट साइड लिख देंगे। जो लाइबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए एडवांस में कोई पेमेंट मिल गई है, अर्नड इनकम है, ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। तो जो भी लाइबिलिटी के बैलेंसेस है उनको मेंशन कर देंगे। एसेट के टोटल में से लाइबिलिटी का टोटल माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड है। अब इस कैपिटल फंड को हम किस में यूज करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में सारी एडजस्टमेंट, आई टोल्ड यू ओपनिंग में सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, सिर्फ हमने क्या किया है, कैपिटल फंड कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में सारी एडजस्टमेंट करते हुए हमें जाना है। तो आपने जो ओपनिंग कैपिटल फंड निकाला था उसे ओपनिंग बैलेंस को कैपिटल फंड में आप ऐड कर देंगे सरप्लस। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिजल्ट सरप्लस है तो उसे ऐड करेंगे, और डेफिसिट है तो उसे क्या कर देंगे, माइनस, और उसको मेन कॉलम में पोस्ट कर देंगे। देन उसके बाद कोई स्पेसिफिक फंड है, जैसे आपको मैंने बताया कोई स्पेसिफिक फंड है या कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, तो उसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड। सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए फंड मिला है, तो अगर उसका कोई पहले से ओपनिंग बैलेंस है तो उसको मेंशन करेंगे, नहीं है तो सीधा फंड से शुरू करेंगे। एड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और बिल्डिंग के लिए पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस है, उसमें इस साल जो बिल्डिंग के लिए बैलेंस मिला उसको ऐड कर दिया, और उस फंड के ऊपर अगर कोई इनकम हुई उसको ऐड कर दिया, और इसमें से अगर कोई एक्सपेंडिचर हो जाता है तो उसे माइनस कर देते हैं और बैलेंस को मेन कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। सपोज कोई स्पोर्ट्स फंड या स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए स्पेशल फंड मिलता है, तो अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग से शुरू करेंगे, नहीं है तो सेकंड स्टेप से। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव्ड हुई है, उस फंड को कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, उस पर कोई इनकम मिल रही है, उसको ऐड कर देंगे। आपने स्पोर्ट्स कंडक्ट कराया, उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी खर्चा है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक फंड मिला है तो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज करेंगे। तो उसमें से अगर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और उसका कोई एक्सपेंडिचर होता है तो उसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, और जो मेन बैलेंस है वो सारा जो एडजस्टमेंट है उसको मेन कॉलम में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। देन आफ्टर दैट कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है करंट ईयर की, रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिक वाटर चार्जेस, कुछ भी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एज आई टोल्ड यू, उनको कहाँ लिखते हैं हम, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको लिखेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग लिखते समय सपोज 2020-21 के लिए आप डेटा बना रहे हो, और सपोज एक एक्सपेंस था, सपोज रेंट था, वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 200, और इस ईयर में आपका जो आउटस्टैंडिंग है ये है 1920 के लिए आउटस्टैंडिंग, और 2020-21 के लिए जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसकी वैल्यू है 300। इस 200 में से 100 रुपीज 2020-21 में रिसीव्ड हो गए। तो अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान से इस पॉइंट को समझिए, अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो कर रहे हो रेंट का, तो पिछले साल का 200 रुपए आउटस्टैंडिंग था, 100 करंट ईयर में मिल गया, स्टिल अभी पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, 100। लास्ट ईयर का 200 आउटस्टैंडिंग था, 100 मिल गया, अभी भी 100 क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 300। तो टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया, 400। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और कोई भी आउटस्टैंडिंग लिख रहे हैं, तो जितना पोर्शन पिछले किसी भी साल का बचा हुआ है, अभी तक स्टिल पेंडिंग है,
अभी पे नहीं किया उसको मेंशन करेंगे, प्लस करंट ईयर का मेंशन करेंगे और उसको क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे। इसी तरह से जो आपकी एडवांस है, कोई भी एक्सपेंसेस एडवांस है, उसको शो करते हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट में। और अगर आपकी कोई इनकम एडवांस में है, प्रीपेड इनकम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कमिंग ईयर के लिए आपको एडवांस में मिल गया, अभी ईयर ड्यू नहीं हुआ, तब तक ये क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है। तो कोई इनकम अगर एडवांस में गेट होती है एनपीओ के लिए, वो इनकम सब्सक्रिप्शन है, वो इनकम डोनेशन है, अगर वो एडवांस में गेट हो जाती है तो वो लायबिलिटी है जब तक कि उसकी ड्यू डेट नहीं आती। देन आफ्टर दैट एसेट साइड के बैलेंसेस, फिक्स एसेट्स। अब कोई भी एसेट है, सपोज बिल्डिंग है, तो ओपनिंग बिल्डिंग कितनी है, कितनी एडिशन किया, यानी कि परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना खरीदा, उसके ऊपर ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस है उसे मेन कॉलम में शिफ्ट कर दोगे। सिमिलरली डू फॉर अदर, फर्नीचर है, ओपनिंग बैलेंस एड एडिशन मीन्स परचेज लेस डेप्रिसिएशन, और अगर कोई सेल है तो सेल को क्या कर देना है, माइनस। आपने क्या किया, सपोज फर्नीचर, बिल्डिंग या किसी भी फिक्स एसेट को सोल्ड आउट किया है तो उसको भी क्या कर देंगे यहाँ पे, माइनस। देन आफ्टर दैट सारी की सारी करंट एसेट, कैश इन हैंड, कैशड बैंक, यहाँ पे कैश इन हैंड कैशड बैंक के कौन से बैलेंस आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस। जो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे, और जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस में आएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको मेंशन करोगे, एक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड किसी इन्वेस्टमेंट में, कोई बिल्डिंग फंड है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपने जो की उस पे जो इनकम होती है उसे उस स्पेसिफिक फंड में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेकिन जो आपने फंड का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, क्योंकि वो आपके लिए एसेट है, आपके पास किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो फंड आया था आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि उसकी वैल्यू इनहेंस हो जाए। उसी के अलावा कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको कहाँ शो कर देंगे, एसेट साइड, क्योंकि वो क्या होते हैं, करंट एसेट। दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो दोनों साइड का टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया तो इट मींस आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। वो एक एक्सेप्शन है, कई बार इनकरेक्ट होते हुए भी टोटल मैच हो जाता है, बट यूजुअली अगर आपने सारी ट्रांजेक्शन प्रॉपरली पोस्ट की है तो आपका टोटल क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। देन कुछ और डिस्प्यूटेड आइटम है, जैसे है एंट्रेंस और एडमिशन फीस। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई एक ही बार बंदा दे रहा है एडमिशन फीस, तो लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ में बार बार मेंबर बनते रहते हैं, तो एनपीओ और अगर एंट्रेंस और एडमिशन फीस है टिल नाउ उसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, कहाँ पे दिखाते हैं उसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आपको एंट्रेंस या एडमिशन फीस अगर गेट हो रही है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ आएगी, वो इनकम साइड, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर की आइटम एज्यूम की जाती है। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस है, अभी मैंने पहले भी वो बात बताई आपको, लाइफ मेंबरशिप फीस उसको लेके डिस्प्यूट होता है, लेकिन अभी उसका ट्रीटमेंट कैसा है, कैपिटल रिसिप्ट की तरह है, और उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। एज आई टोल्ड यू, जनरल डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे इनकम साइड, स्पेसिफिक डोनेशन है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। आपको बेसिक क्लियर होगा तो फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक होता है लीगेसी, जिसे हम वसीयत भी बोलते हैं, विल भी बोलते हैं। अगर कोई डिसीड पर्सन अपने मरने से पहले विल लिख के गया है कि भाई मेरे मरने के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी है मेरे डेथ के बाद इस पर्टिकुलर ट्रस्ट को, इस एनपीओ को दे दी जाए, वो है लीगेसी। अगर वो स्पेसिफिक पर्पस मेंशन करके जाता है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लीगेसी दी जानी चाहिए, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो लीगेसी या विल लिखी गई है कि उसकी प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज हो, तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है या सिर्फ वर्ड लीगेसी मेंशन है और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये ट्रस्ट के नाम ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, तो वो है जनरल डोनेशन, और उसको कहाँ मेंशन करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। आई एम रिपीटिंग, लीगेसी में अगर स्पेसिफिक पर्पस लिखा हुआ है कि ये लीगेसी
सिर्फ या ये विल के अकॉर्डिंग ये जो फंड है इस पर्सन का एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तो वो है स्पेसिफिक डोनेशन। वो जाएगी कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर कोई मेंशन नहीं है कुछ भी तो वो जनरल डोनेशन है, यानी कि सपोज क्वेश्चन में लिखा है लीगेसी, अगर क्वेश्चन में सिर्फ लीगेसी लिखा हुआ है और उसके साथ कुछ पर्पस मेंशन नहीं है तो उसे आप जनरल लीगेसी एज्यूम करोगे और कहां पोस्ट करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। देन आफ्टर दैट सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसमें जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसकी सेल की गई है। सपोज सेल जो है यूज आइटम की गई है, जैसे कई बार जब स्पोर्ट्स में चीजें यूज होती हैं तो वो वेस्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उनकी सेल कर देते हैं। तो इस तरह की जो सेल है इससे जो अमाउंट रिसिप्ट होती है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाते हैं, एज अ इनकम। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल है, यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल है और उसकी सेल की जाती है तो उसे एक तरह से स्क्रैप में बेच रहे हैं, कूड़े में बेच रहे हैं हम। तो स्क्रैप में उसको सोल्ड करते हैं तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो क्या आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। लेकिन आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का और स्टॉक को आप सोल्ड करते हो और आपने उस स्टॉक को गेन में, सपोज आपके पास 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है और उसको आपने 12,000 में सोल्ड कर दिया तो 2,000 का आपको क्या हो गया, गेन हो गया। तो ये जो गेन है 2,000 का, इसको कहां शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। इसको कहां शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड। अगर आपने कम वैल्यू पे लॉस पे सोल्ड कर दिया है स्टॉक को, 10K का स्टॉक था आपने 7K में सोल्ड कर दिया, 3K का 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको कहां शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में, और यू कैन से दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। और जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू है जो जा रही है वो स्टॉक में से माइनस हो जाएगी। जैसे 10,000 जा रहा है तो जब आप बैलेंस शीट में स्टॉक को एसेट साइड मेंशन करोगे, स्पोर्ट्स के मटेरियल के स्टॉक को, उसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस शीट में से स्टॉक की वैल्यू माइनस होगी। लेकिन अगर आपने गेन गेट किया है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसे इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड मेंशन करोगे। और अगर आपने लॉस पे सोल्ड आउट किया है स्टॉक को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिटेड यानी कि एक्सपेंडिचर में शो करोगे। देन आफ्टर दैट प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट, इसको भी इसी तरह से ट्रीट करना है। सबसे पहले डेट ऑफ सेल पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। वो वैल्यू कैसे निकलती है, परचेज प्राइस और बाय प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन। अब आप क्या करते हो, परचेज प्राइस में से डेप्रीशिएशन लेस करके जिस दिन एसेट को सोल्ड आउट करते हैं उस दिन उसकी क्या निकाल देते हैं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैलकुलेट कर दी, उसके बाद इसको मैच करते हैं सेल्स वैल्यू से। अब आपकी जो सेल्स वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ग्रेटर है, इट मीन्स क्या हो रहा है, आपको गेन हो रहा है। सेम फंडा, गेन हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां आएगा, क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड। और अगर आपका लॉस हो रहा है यानी कि आपकी जो सेल्स वैल्यू है वो बुक वैल्यू से लेसर है तो आपको लॉस हो रहा है आपकी एनपीओ को, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां जाएगा, डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है। अब इसके बाद जो सेल्स होगी, जब बैलेंस शीट में आप मेंशन करोगे एसेट को तो वहां पे आप जो भी वैल्यू होगी उसकी, सपोज फर्नीचर है तो फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर लेस सेल वैल्यू लेस सेल्स। अब सेल्स कौन सी लेनी है, यहाँ पे सेल्स में क्या लेना है, बुक वैल्यू। जो सेल्स वैल्यू लेनी है, जितने पे आपने सोल्ड आउट किया उसको नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, सेल्स वैल्यू। आई होप बेसिक आपको क्लियर हो गया हो। अब हम देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से
इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करेंगे। बाकी चीजें सेम है, मैं सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बता चुकी हूँ। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिकरिंग नेचर का आइटम है, बैलेंस शीट की किस में लिखेंगे, कोई भी स्क्रैप में सोल्ड कर रहे हैं आप, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। सब्सक्रिप्शन का आपको बता ही दिया कि करंट ईयर से रिलेटेड लेना है। अब न्यूमेरिकल करोगे आप तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन भी वैसे ही, अगर स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट मानना है और कहाँ ले जाना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और अगर आपको ऑर्डिनरी या जनरल सब्सक्रिप्शन कोई सिचुएशन मेंशन नहीं है तो उस सिचुएशन में कहाँ ले जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी चीज मिलती है लायबिलिटी साइड में तो उसकी वैल्यू, उससे जो इनकम जनरेट होती है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस वो सीधा बैलेंस शीट में ही जाएंगे, उनको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट नहीं करना। सपोज जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स फंड है और अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं तो ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट नहीं करोगे। जब आप बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड लिखोगे तो टूर्नामेंट फंड में से जो टूर्नामेंट की एक्सपेंसेस है वहीं से लेस होंगी। यानी कि कहीं भी अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है और उसके लिए फंड मिला हुआ है तो उससे रिलेटेड इनकम, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगी, उसी फंड से क्या होंगी, माइनस होंगी। यही चीज मैंने यहाँ पे ये मेंशन की हुई है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अभी सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको कहा कि सब्सक्रिप्शन प्रॉपर बता दूं कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर, पूरे थ्रू आउट द ईयर जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसको आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, करंट ईयर के, जिस ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अकाउंट, उसके एंड में जो आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड कर देंगे। और उस ईयर के बिगनिंग में या लास्ट ईयर के एंड में, उस ईयर के बिगनिंग में या लास्ट ईयर के एंड में जो एडवांस है उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के एंड और करंट ईयर का बिगनिंग मींस द सेम। क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो जाए तो कंफ्यूज मत होना। करंट ईयर का बिगनिंग और लास्ट ईयर का एंड का मतलब क्या है, सेम है। तो अगर लास्ट ईयर के एंड में कोई एडवांस मिला है तो वो करंट ईयर के लिए मिला है, उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और डेटा शिफ्ट कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे। देन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, करंट ईयर के बिगिनिंग में या लास्ट ईयर के एंड में, करंट ईयर के बिगिनिंग में या लास्ट ईयर के एंड में अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसे माइनस कर देंगे। लेकिन ये वो सब्सक्रिप्शन है जो रिसीव्ड हुआ है। सपोज जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हम डेटा बना रहे हैं 2020-21 का सपोज, और आपकी 2019-20 में सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था सपोज वो था 4000, लेकिन 2020-21 में इस 4000 में से सिर्फ 3000 रिसीव्ड हुए हैं। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, यहाँ पे सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन लेना है जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में रिसीव हुआ है। पूरा 4000 मत ले लेना, 4000 कंसिडर नहीं करना है। ओनली टेक दैट पार्ट विच इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर। तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में से जो करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये टॉप आइकन आप लिख रहे हो, टॉप आइटम क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये वो वैल्यू है जो इस साल में रिसीव्ड हुई है। तो जो रिसीव्ड ही नहीं हुआ उसको माइनस नहीं करना है। 4000 आउटस्टैंडिंग था, मिला कितना, 3000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। नाउ कम एट रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। करंट ईयर के एंड में एडवांस अपकमिंग ईयर के लिए मिलता है, उसे क्या कर देते हैं, माइनस। माइनस आइटम को भी पोस्ट करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। ये जो बैलेंस है ये वो बैलेंस है जिसे कहाँ शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, और यू कैन से इनकम साइड। तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन की वैल्यू निकालनी होती है। आई होप बेसिक आपको क्लियर हो गया हो। अभी बाकी क्वेश्चन से करते हैं।
क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको डेटा गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है और आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 में सब्सक्रिप्शन जो था वो 20,000 आउटस्टैंडिंग था और 31 मार्च 2019 में 15 है। 31 मार्च 2019 में